नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आज मास्टर स्ट्रोक में वो तमाम खबरें आपके सामने होने वाली है जो इस बात का आपको एहसास भी करवाएगी कि क्यों इस वक्त चीन पर नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक और युद्ध के मुहाने पर हम इस वक्त दुनिया को देख रहे हैं। और हम बात करेंगे ईडी की संजय राउत पर चल रही उस जंग को लेकर भी, लेकिन उससे पहले मास्टर स्ट्रोक रफ्तार। पत्राचौल घोटाले में संजय राउत की हुई पेशी, 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे राउत। पीएमएलए कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने कहा संजय राउत को 3 बार भेजा समन, लेकिन जानबूझकर पेश नहीं हुए। संजय राउत की बढ़ाई गई सुरक्षा, कोर्ट से लेकर अस्पताल तक पुलिस बल की तादाद बढ़ा दी गई। पीएमएलए कोर्ट में पेशी से पहले जेजे अस्पताल में हुआ संजय राउत का मेडिकल। उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के परिवार से मुलाकात की, राउत की मां और पत्नी इंसाफ का भरोसा उनको दिया। उद्धव ठाकरे ने संजय राउत पर गर्व जताया, कहा नहीं झुकेगा संजय राउत, हमारा भी समय आएगा। उद्धव ठाकरे ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा जो भी बीजेपी का विरोध करेगा उसे जेल में डाल देती है बीजेपी। सीएम शिंदे पर हमलावर हुए उद्धव, कहा दिमाग का इस्तेमाल करने की बजाय शक्ति का कर रहा है उपयोग। संजय राउत ने के मसले पर बोले फडणवीस, कहा सबूतों को आधार पर रखकर ईडी की कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री शिंदे ने संजय राउत पर तंज कसा, कहा लाउडस्पीकर है। संजय राउत की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान, आदित्य ठाकरे ने कहा शिवसेना को खत्म करने की साजिश है ये। शिवसेना को जल्द ही संजय राउत की रिहाई की उम्मीद है, केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई को गलत बताया। राउत के समर्थन में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, ट्वीट करके कहा राजा के खिलाफ बोलने के लिए कहो तो करना होगा मुश्किल का सामना। समाजवादी पार्टी भी संजय राउत के समर्थन में उतरी, कहा बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई। राउत के खिलाफ कार्रवाई को नवनीत राणा ने बताया सही, कहा यह भ्रष्टाचार करने की सजा है। संजय राउत के घर से बरामद कैश पर नया दावा, राउत के भाई सुनील ने कहा अयोध्या के लिए ये पैसा था। नासिक में शिव सैनिकों ने किया प्रदर्शन, चक्का जाम कर ईडी और सरकार के खिलाफ लगाए नारे। लोकसभा में महंगाई पर सरकार का जवाब, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा वैश्विक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। सदन से कांग्रेस ने वॉकआउट किया, महंगाई पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री दे रही थी जवाब। मॉनसून सत्र में हंगामा, उस पर आज भी सदन में ईडी के एक्शन के खिलाफ हंगामा होता रहा। संसद सत्र हंगामे पर कहा प्रहलाद जोशी ने विपक्ष नहीं चाहता चर्चा हो सदन में महंगाई पर। राज्यसभा में खड़गे ने राउत पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा, विपक्ष मुक्त संसद चाहती है सरकार, कहा। मिशन गुजरात पर केजरीवाल, पोरबंदर और वेरावल में रैली की, रोजगार और मुफ्त बिजली का दावा किया। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल को सिंगापुर जाने की अनुमति न देने का मामला, कैलाश गहलोत ने दायर की है याचिका। ममता कैबिनेट में होगा बड़ा फेरबदल, 4 से 5 मंत्रियों की छुट्टी तय है, 3 से 4 नए चेहरे शामिल होंगे। ममता ने पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद बंगाल में जिलों की संख्या 30 हो जाएगी। बीजेपी के खिलाफ टीएमसी सांसदों का विरोध प्रदर्शन, संसद परिसर में धरना दिया। बांकुड़ा में बीजेपी विधायक नीलाद्री डाना की बेटी से सीआईडी की पूछताछ, एम्स भर्ती मामले में गड़बड़ी का आरोप है। दिल्ली में मालदीव्स के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, 4 अगस्त तक भारत दौरे पर है राष्ट्रपति। स्मृति ईरानी मानहानि केस में कांग्रेस नेताओं को नोटिस जारी किया गया, स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के नाम पर किसी बार का लाइसेंस नहीं। गुजरात कैबिनेट के मंत्री अर्जुन सिंह चौहान पर रेप का आरोप, महिला को अवैध रूप से बंधक बनाने का भी आरोप है। झारखंड विधानसभा के परिसर में दूसरे दिन भी बीजेपी का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुंबई राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ एनसीपी का विरोध प्रदर्शन, थाने से राजभवन तक निकाला जुलूस। गांधी प्रतिमा के सामने लेफ्ट पार्टी के सांसदों ने धरना दिया, मनरेगा योजना को लेकर नारेबाजी भी की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया, बढ़ाया महंगाई भत्ता 31% से 34% किया। केरल सीएम पिनरई विजयन ने अधिकारियों के साथ बैठक की, राज्य में बारिश के हालात पर चर्चा की। लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम ने श्रद्धांजलि दी, अजीत पवार भी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर संजय अरोड़ा ने संभाला पदभार, कहा विभाग को नया आयाम देने की कोशिश में कामयाबी हासिल करने की कोशिश में भारत पाकिस्तान मरीन बॉर्डर पर ऑपरेशन गुजरात एटीएस से कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर इंटरनेशनल ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। ड्रग्स के खिलाफ इस ऑपरेशन में 667 ड्रग्स माफिया गिरफ्तार हुए हैं।
गुजरात पुलिस ने पिछले 6 महीनों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 422 केस दर्ज किए। गुजरात एटीएस कोस्ट गार्ड की लगातार कार्रवाई चल रही है। रात के अंधेरे में करीब 10 ऑपरेशंस को अंजाम दिया। ड्रग्स ऑपरेशन के दौरान 25,699 किलो ड्रग्स जब्त की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5,000 करोड़ की ये कीमत है। एमपी के जबलपुर में न्यू लाइफ हॉस्पिटल में भयंकर आग लग गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट के चलते अस्पताल में आग लगी, कई गंभीर रूप से झुलस गए हैं। मृतकों के परिजनों को 5 लाख की मदद देगी एमपी सरकार। सीएम शिवराज ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पंजाब पुलिस के शिकंजे में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, मोगा कोर्ट में पेशी हुई। 10 दिन की मिली रिमांड। गुजरात के 4 बड़े शहरों में एनआईए के छापे। आईसिस मॉड्यूल के साथ जुड़े होने का शक है। एनआईए ने कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। यूपी के सहारनपुर में सिंगर फरमानी नाज के खिलाफ प्रदर्शन। देवबंद के उलेमा ने इस्लाम में नाच गाने को हराम बताया। सलमान खान को मिला बंदूक रखने का लाइसेंस, पिता को मिला था धमकी भरा खत। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर विवाद। सिलेबस में पाकिस्तानी कट्टर इस्लामिक स्कॉलर की किताबें पढ़ाने पर जताई आपत्ति। यूनिवर्सिटी के सिलेबस से हटाया चैप्टर। यूपी के कानपुर में स्कूल में मुस्लिम समुदाय की प्रार्थना करवाने पर विवाद। आपत्ति के बाद राष्ट्रगान के अलावा दूसरी प्रार्थनाओं पर रोक लग गई है। बिहार के कटिहार में निर्माणाधीन पुल गिरने से हादसा हो गया है, कई मजदूर घायल हो गए हैं। बिहार के नवादा में एसएसबी के 250 स्कूली बच्चों के साथ मिलकर तिरंगा मार्च निकाला। जयपुर ने शुरू की डाकघरों में तिरंगे की बिक्री। हर घर तिरंगा अभियान के तहत चलाया जा रहा है ये अभियान। सूरत में तैयार किए जा रहे 10 करोड़ तिरंगे 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऑर्डर है। ज्वाला देवी मंदिर में देवी के कक्ष में सोया श्रद्धालु। वीडियो वायरल होने के बाद शुरू हुई जांच। यूपी के कानपुर में स्कूली वैन में 22 बच्चों को बिठाने का वीडियो वायरल हुआ है। स्कूल प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं। पुडुचेरी के सीएम के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने दी अनोखी तरीके से बधाई। समुद्र के गहरे पानी में लगाया सीएम का पोस्टर। पंजाब के संगरूर में टीचर्स की कमी के चलते ग्रामीणों ने स्कूल में प्रिंसिपल को किया बंद। स्कूल के बाहर धरना भी दिया। संगरूर स्कूल बंद विवाद के बाद स्थानीय लोगों ने फैसला किया, गांव के युवक पढ़ाएंगे स्कूल के बच्चों को। एमपी के शहडोल में मानव शर्मसार हुआ। अस्पताल में ना इलाज मिला न शव वाहन। बाइक पर मां की लाश लादकर 80 किलोमीटर तक ले गया बेटा। राजस्थान के सीकर में शहीद की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। सैन्य सम्मान के साथ दी गई उन्हें विदाई। मंकी पॉक्स से देश में पहली मौत। यूएई से केरल लौटा था 22 साल का युवक। यूपी के गोंडा में मामूली कहासुनी पर चाकूबाजी हुई, कई लोग घायल। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ग्रेटर नोएडा में गुंडागर्दी। कई लोगों ने घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की। हमले में कई लोग घायल। हैदराबाद में शूट आउट में एक शख्स की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। 6 लड़कियों समेत 3 लड़के गिरफ्तार। राजस्थान के झालावाड़ में अवैध संबंधों के शक में युवक ने मारपीट युवक से की गई। रस्सी से बांधकर गांव में घुमाया भी गया। कानपुर में सॉल्वर गैंग का एसटीएफ ने भंडाफोड़ किया है। अभ्यर्थियों से जाति के हिसाब से पास कराने के लिए पैसे मांगे गए थे। यूपी के कन्नौज में 6 महीने से गायब छात्रा का शव मिला है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार के समस्तीपुर में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। बैल चोरी करने आए एक चोर को लोगों ने पीट कर मार डाला। हरियाणा के सोनीपत में विधायकों को धमकी देने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में बस में करंट आने की वजह से हादसा हुआ, 10 लोगों की मौत हो गई। यूपी के जालौन में पत्नी ने कुल्हाड़ी से पति की हत्या कर दी। आरोपी महिला गिरफ्तार हो गई है। एमपी के ऊना में बड़ा हादसा। मोहाली से आए 11 में से 7 युवक गोविंद सागर में डूब गए। उत्तराखंड के बागेश्वर में नदी में कूद गया युवक। पुलिस एसडीआरएफ तलाश में जुटी है। वाराणसी के बीएचयू सेंट्रल स्कूल के 9वीं क्लास के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के मुरैना में तेल से भरा टैंकर पलट गया। तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक होटल के कर्मचारी ने अपने सहकर्मी की हत्या की। भागीरथी नदी में फेंकने का सीसीटीवी सामने आया फुटेज। यूपी के मुरादाबाद में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। डिप्टी सीएमओ ने शिकायत की। कुदरत के कहर की मार जारी है। जो जिला के पास लैंडस्लाइड के बाद श्रीनगर लेह हाईवे बंद हो गया है। जम्मू कश्मीर के सूरनकोट में बादल फटने से तबाही आई। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है सेना। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो गया है। चट्टान टूटने के बाद बीआरओ रास्ता खोलने के काम में लगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नाले उफान पर है। पानी के बहाव में पुल बह गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फ्लैश फ्लड से तबाही आई है। दुकानों और घरों को काफी नुकसान हुआ है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कुछ देर की बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। गलियों में पानी भर गया। आवाजाही में परेशानी हो रही है।
पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। गंगा का जल स्तर इसकी वजह से बढ़ गया है। लोगों को परेशानी हो रही है। गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लग गई है। राजस्थान के सीकर में सड़कें पानी से लबालब है। 1 घंटे में 14 mm बारिश हुई है, रिकॉर्ड दर्ज। केरल के कोट्टयम में लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पुल तक नदियों का पानी पहुंच गया है। केरल के कोझिकोड में बारिश के बाद तालाब में तब्दील हुई सड़कें। लगातार बारिश की वजह से आम लोगों की परेशानियां बढ़ी। असम में नावों की रेस की पारंपरिक खेल का आयोजन वहां पर हुआ है। बारपेटा में नाव की रेस लगाई गई। मास्टर स्ट्रोक में स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और सबसे पहले मास्टर स्ट्रोक में बात संजय राउत की। इनके घर पर ईडी की रेड में 11 लाख रुपए मिलने का दावा हुआ है। उनके परिवार का कहना है कि पैसा पार्टी का था, क्योंकि ये पैसा जब अयोध्या गए थे तो कुछ पैसे कंट्रीब्यूशन के तौर पर जमा हुए थे। ये वही पैसे थे। लेकिन सवाल इन 11 लाख रुपयों का नहीं है, बल्कि सवाल उस हजारों करोड़ रुपए की जमीन का है जिसमें घोटाले का आरोप संजय राउत पर लगा है। वो ईडी की कस्टडी में है और अभी 4 अगस्त तक रहने भी वाले हैं। सवाल यह है कि संजय राउत ने ऐसा क्या कर दिया कि इतने साल पुराने केस में उन्हें जेल जाना पड़ा। आगे आप यही जानेंगे। सबसे पहले ये समझना होगा कि वो कौन सा मामला है जिसमें संजय राउत को गिरफ्तार किया गया। आखिर ये पतराचौल घोटाला है क्या? उत्तरी मुंबई में एक इलाका है गोरेगांव, और इसी गोरेगांव में सिद्धार्थ नगर है जिसे पतराचौल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 47 एकड़ में 672 घर बने हुए थे। 2008 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी महाडा ने यहाँ एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड यानी GACPL को इसे बनाने का ठेका दिया। अब समझौते के मुताबिक GACPL को पतराचौल के किराएदारों के लिए 672 फ्लैट्स बनाने थे। 3000 फ्लैट माड़ा के लिए बनाने थे और बाकी की जमीन प्राइवेट बिल्डर्स को बेची जानी थी। लेकिन ईडी का यह दावा है कि संजय राउत के खास है एक प्रवीण राउत और GACPL के डायरेक्टर, इन दोनों ने मिलकर माड़ा को गलत जानकारी दी और लगभग 901 करोड़ रुपया 9 अलग अलग बिल्डरों को इस 901 रुपए में, लगभग 901 रुपए में सारी जमीनें बेच दी। GACPL ने ना तो 672 किराएदारों को कोई फ्लैट दिया और ना ही माड़ा के लिए किसी तरह का कोई फ्लैट बनाया। अब ईडी का दावा है कि प्रवीण राउत को 100 करोड़ रुपए रियल एस्टेट कंपनी HDIL से मिले। प्रवीण ने यह पैसा अपने कुछ खास लोगों, परिवार के सदस्यों और संजय राउत के परिवार को दिए। ईडी का आरोप है कि 2010 में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में 83 लाख रुपए दिए गए। इससे उन्होंने दादर में एक फ्लैट खरीदा। ईडी का दावा है कि इसके अलावा अलीबाग के किहिम बीच पर वर्षा राउत और स्वप्ना पाटकर के नाम पर 8 प्लॉट खरीदे गए। सपना संजय राउत से खास सुजीत पाटकर के खास है, वो संजय राउत के खास सुजीत पाटकर की पत्नी है। इस लैंड डील में ये सारा पैसा जो है वो कैश में दिया गया। अब ये समझिए कि इस प्रोजेक्ट के साथ गलत क्या हो गया। अग्रीमेंट के मुताबिक प्रोजेक्ट के पूरे होने तक बिल्डर को हर महीने 672 किराएदारों को किराया देना था, लेकिन किराए का पैसा सिर्फ 2014 और 15 तक ही दिया गया। मौजूदा स्टेटस ये है कि 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के रिटायर्ड सेक्रेटरी जॉनी जोसेफ के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है ताकि 672 किराएदारों को दोबारा बसाया जा सके। इस कमेटी की सिफारिशों के बाद सरकार ने जून 2021 में पतराचौल प्रोजेक्ट को दोबारा बनाने की अनुमति दी। अब महाडा खुद ये प्रोजेक्ट बना रहा है और इन 672 लोगों को फ्लैट देने वाला है। इस पूरे घोटाले में संजय राउत आज की तारीख में फंस गए हैं। संजय राउत जिस घोटाले में फंसे हैं उसके बारे में तो आपने डिटेल में सब जान लिया। अब यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि ईडी ने आज अदालत में और क्या क्या आरोप लगाए, खासतौर पर संजय राउत और उनके करीबी विश्वास पात्र प्रवीण राउत के बारे में और क्या क्या पता चला है। ईडी ने प्रवीण राउत को संजय राउत का फ्रंट मैन बताया है। संजय राउत के परिवार के विदेश दौरों का खर्च प्रवीण राउत ही वहन करते थे। प्रवीण राउत संजय राउत को हर महीने 2 लाख रुपए नकद दिया करते थे।
संजय राउत के परिवार को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। खबर यह भी है कि शिवसेना ही संजय राउत का साथ नहीं दे रही है। अब ऐसा क्यों, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र का तो पता नहीं, पर शिवसेना कमजोर जरूर हो गई है। ऐसे ही तेवरों के लिए संजय राउत जाने जाते हैं और अभी तक तो ऐसा लगता है कि तेवर बरकरार है। कल जब उन्हें ईडी की हिरासत में ले जाया जा रहा था तो वो ऐसे जा रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और आज जब वो ईडी की हिरासत में दिए गए तब भी उनका अंदाज ऐसा ही था। पहले हाथ हिलाया, अपने समर्थकों का अभिवादन किया और फिर दोनों हाथ ऊपर करके अपनी मुट्ठी दिखाई, जैसे कह रहे हो कि मैं संजय राउत हूं जो झुकेगा नहीं। उन्होंने हाथ दिखाकर अभिवादन किया, मीडिया के कैमरे के सामने हाथ दिखाया, पत्रकारों को हाथ दिखाया और मुट्ठी बांधकर अपने आप को दिखाया कि वो बहुत मजबूत नेता है। और यहाँ जब ईडी कस्टडी 3 दिनों की मिली हुई है और उनको फिर से कैसर हिंद बिल्डिंग जो ईडी का दफ्तर है वहां लाया गया, तभी भी दोनों मुट्ठियां बंद करके वो अपनी ताकत का इजहार करते नजर आए और विक्ट्री साइन दिखाया। कल 9 घंटे तक छापेमारी के बाद संजय राउत को ईडी ने हिरासत में लिया था। इसके बाद देर रात उनकी गिरफ्तारी हो गई। ईडी ने संजय राउत की गिरफ्तारी के मेमो में लिखा है कि हमारे पास संजय राउत को गिरफ्तार करने के कारण मौजूद हैं। वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दोषी हैं। इसीलिए संजय राउत को 1 अगस्त 2022 को 12:05 पर गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें इस गिरफ्तारी का आधार बता दिया गया है। झूठे एविडेंस है, झूठे कागजात है। संजय राउत ने कभी जिंदगी में झूठा काम नहीं किया है। उसकी गलती यही है, वो शिवसेना के साथ वफादार और महाराष्ट्र के साथ ईमानदार रहा और हमेशा रहेगा, चाहे मुझे फांसी पर लटका दीजिए। अपनी पार्टी के लिए फांसी पर लटकने को तैयार संजय राउत के साथ क्या उनकी पार्टी खड़ी नहीं है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये समझने से पहले आप जरा इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन देख लीजिए। रविवार सुबह 7 बजे संजय राउत के घर पर ईडी ने दस्तक दी। रविवार की शाम को 4 बजे संजय राउत ईडी की हिरासत में लिए गए और रात करीब 12:05 पर संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी न शिवसेना रास्ते पर उतरी और न ही एनसीपी मजबूती के साथ उनके पीछे खड़ी रही और कांग्रेस का भी वही रटा रटाया बयान सुनाई थी। संजय राउत वो नेता हैं जिन्होंने महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। सरकार के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई, उन्होंने उसे सिर्फ मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया, बल्कि कई बार वो अपशब्द भी बोल गए। मातोश्रीशी छेडछाड करू नका, 20 फूट खाली गाडले जा। आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, त्यांना डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू। यानी शिवसेना और उद्धव ठाकरे का संजय राउत ने पूरा साथ दिया, तो क्या आज वही संजय राउत अकेले पड़ गए हैं? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि संजय राउत के घर में छापेमारी के पूरे 30 घंटों के बाद शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पहुंचे। उद्धव ठाकरे संजय राउत की पत्नी और मां से मिले, उन्हें ढांढस भी बंधाया कि इस मुश्किल वक्त में पार्टी उनके साथ खड़ी है और बाद में संजय राउत की गिरफ्तारी पर उद्धव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। संजय राउत बद्दल मला नक्कीच अभिमान आहे। गुन्हा काय संजयचा? गुन्हा काय? पत्रकार आहे, शिवसैनिक आहे, निर्भीड आहे आणि जे पटत नाही तो बोलतोय आणि ज्या पद्धतीने त्याला अटक केलेली आहे त्याचं एक वाक्य चांगलं आहे, मरण आलं तरी परवा नाही पण मी शरण जाणार। उम्मीद की जा रही थी कि ईडी द्वारा शिवसेना के नेता संजय राउत पर हो रही कार्रवाई के विरोध में शिवसेना के नेता रास्ते पर उतरकर कार्रवाई का विरोध करेंगे, लेकिन अरविंद सावंत, विनायक राउत और किशोरी पेडनेकर के अलावा शिवसेना का कोई बड़ा नेता रास्ते पर उतरकर कार्रवाई का विरोध करता हुआ नहीं दिखाई दिया। इतना ही नहीं तो आदित्य ठाकरे को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि वो रास्ते पर उतरकर संजय राउत के समर्थन में दिखाई दे, लेकिन वो भी गायब दिखे। संजय राउत के कट्टर समर्थकों के कंधों पर ही ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध करने की जिम्मेदारी आन पड़ी है। हालांकि जिस वक्त अनिल देशमुख और नवाब मलिक की गिरफ्तारी ईडी द्वारा की गई थी, तब संजय राउत ने खुद लड़ाई का मोर्चा संभाला था। लेकिन कल महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार ने बड़ी ही सधी हुई प्रतिक्रिया दी। माहिती आहे की पाठीमागच्या काळामध्ये
अनेक जणांना ईडीच्या नोटिसा वगैरे आलेल्या होत्या. वेगवेगळ्या ज्या संस्था आहेत त्यांना स्वायत्तता दिलेली आहे आणि त्यांना चौकशीचा अधिकार दिलेला आहे. त्या मग इन्कम IT असेल, ED असेल, CBI असेल किंवा राज्य सरकारच्या ACB असेल, CID असेल, पोलीस क्राईम असेल, ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या विभागामध्ये काही जर तक्रारी आल्या तर त्याच्याबद्दलची चौकशी करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाच्या बाबतीमध्ये आहे. आता हे नक्की काय झालेलं आहे, त्यांच्याकडं पुन्हा पुन्हा का सारखे येतात, त्याच्याबद्दल जास्त अधिकारवाणीनं राऊत साहेबच सांगू शकतात. दरअसल शिवसेना में संजय राउत को लेकर दो तरह की बातें कही जाती है. जो लोग एकनाथ शिंदे के कैंप पर जाकर शामिल हो गए वो संजय राउत को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन जो लोग उद्धव ठाकरे के साथ पार्टी में बने हुए हैं ऐसे लोग संजय राउत के पार्टी को लेकर योगदान को काफी अहम बताते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि संजय राउत की गिरफ्तारी पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन संजय राउत के विरोधी बहुत गदगद हैं. अरे आपते तो काय अरे आता येणारच नाही तो 8 वाजताचा भोगा बंद झालाय. उन्होंने पावर का दुरुपयोग करके हम जैसे लोगों को जेल के पीछे भेजा, पर आज सच में जो जेल के पीछे जाने वाले हैं वो उन्होंने करप्शन किया है. अगर देश का पैसा कोई डुबाता है, गरीब की खून पसीने के पैसे अगर कोई इस तरीके से मिसयूज करता है तो उसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए. देखा आपने मास्टर स्ट्रोक पर वो खबर जो आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर थी, लेकिन अब वो खबर भी जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ी. मास्टर स्ट्रोक में विश्लेषण उस संकट का करना है जिसकी आहट पूरी दुनिया में इस वक्त सुनाई दे रही है. ये संकट है चीन और अमेरिका की जंग को लेकर. चीन ललकार रहा है, अमेरिका चुप है. चीन की ये ललकार है अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पूर्वी एशिया के देशों की यात्रा को लेकर. चीन को ये लग रहा है कि नैन्सी ताइवान भी पहुंचने वाली है और इसे लेकर चीन ऐसे भड़क उठा है कि उसने नैन्सी पेलोसी के विमान को मार गिराने की धमकी दे डाली है. आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं. चीन की इस धमकी के बावजूद अमेरिका चुप्पी साधे हुए हैं. ना तो वो ये ऐलान कर रहा है कि नैन्सी ताइवान जाएंगी और ना ही वो इससे इनकार कर रहा है. दूसरी तरफ चीन ने जुबानी धमकी के साथ ही सैन्य कार्रवाई भी शुरू कर दी है. सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि चीन की ऐसी ललकार के बाद भी क्या नैन्सी पेलोसी ताइवान जाएंगी, और अगर वो जाती है तो फिर क्या होता है, कहीं दो महाशक्तियां टकराएंगी तो नहीं. इसी पर हमारी अब अगली रिपोर्ट है. सौ 58 दिन से जंग की आग में जल रही है दुनिया. ना थम रही है बारूद की बरसात. ना रुक रही है जंग की बर्बादी. जंग की ये त्रासदी अभी थमी भी नहीं कि दुनिया एक और जंग के दरवाजे पर आ चुकी है. जंग का ये बारूद दो ऐसी ताकतों के बीच सुलग रहा है जिसमें अगर चिंगारी लगी तो सिर्फ दो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सर्वनाश तय है. दुनिया पर ऐसी तबाही का खतरा इसलिए मंडराया है क्योंकि आमने सामने आ गई हैं दो महाशक्तियां, यानी अमेरिका और चीन. चीन की जमीन की भूख दशकों से दुनिया के वजूद के लिए खतरा बनी हुई है, लेकिन इस बार उसने सारी हदें पार करते हुए अमेरिका को जंग और बारूद की सीधी धमकी दे दी है. और धमकी है अमेरिका की तीसरी सबसे ताकतवर नेता और हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की संभावित ताइवान यात्रा को लेकर. 我们要再次正告美方，中方正严阵以待，
中国人民解放军绝不会坐视不管。 चीन की तरफ से अमेरिका के लिए ऐसी धमकियों की सीरीज रिलीज हुई अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के एक ट्वीट से। नैन्सी ने लिखा, इंडो पैसिफिक में अमेरिका के दोस्तों को भरोसा दिलाने के लिए अमेरिकी सांसदों के साथ पहुंच रही हूँ। सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान का दौरा करूंगी। हिंद प्रशांत इलाके के देशों की यात्रा को लेकर नैन्सी पेलोसी ने जो ट्वीट किया या जो बयान जारी किया, उसमें ताइवान जाने को लेकर कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। अमेरिकी सरकार ने भी इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की, मगर अमेरिकी मीडिया में ये खबरें आईं कि अपनी इस यात्रा के दौरान नैन्सी पेलोसी कुछ घंटों के लिए ताइवान रुक सकती हैं। बस उसके बाद से ही चीन ने जंग का बिगुल बजाना शुरू कर दिया। 如果佩洛西众议长访问台湾，中方必将采取坚决应对和有力的反制措施，捍卫自身的主权和领土完整。 चीन सरकार का ये बयान धमकी से ज्यादा जंग की ललकार है। इस ललकार में जो कमी रह भी गई थी, वो चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पूरी कर दी, जिसमें नैन्सी के प्लेन को मार गिराने तक का इशारा किया गया। चीन की सेना पेलोसी के विमान की निगरानी करेगी। अगर वो हमारे हवाई क्षेत्र की ओर उड़ता पाया गया तो PLF फाइटर जेट चेतावनी दे सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जबरदस्ती लैंडिंग करा सकते हैं या वापस भेज भी सकते हैं। इस प्रक्रिया में जो भी नतीजे होंगे उसके लिए अमेरिका पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। कुछ दिनों पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत हुई तो उसमें भी ताइवान का मुद्दा तल्खी का कारण बना। शी ने सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दे दी कि वो ताइवान के मुद्दे पर आग से न खेले। उसके बाद से चीन का पूरा तंत्र धमकाने, ललकारने और चेतावनी के मोड में आ गया, लेकिन अमेरिका ने इस मुद्दे पर अब तक चुप्पी साध रखी है। As we have said multiple times, we give advice and guidance to any members of Congress where they travel, to the region they travel, whether an advice on geopolitical situation in the region or in the country, and any national security issues that may arise. But again, I'm not going to speak to a hypothetical. चीन की धमकियों और अमेरिका की इस चुप्पी के बीच नैन्सी पेलोसी की यात्रा शुरू हो गई है। वो पूरे दल बल के साथ सिंगापुर पहुंच चुकी है और चीन भी एक्शन में आ चुका है। नैन्सी पेलोसी के सिंगापुर पहुंचने के बाद एक्शन में आए चीन ने अमेरिका को ललकारने वाले बहुत सारे कदम उठाए हैं और ये कदम साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि चीन या तो जंग का बिगुल बजा रहा है या अमेरिका को धमका रहा है, क्योंकि चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर में आवाजाही पर रोक लगाने का नया आदेश जारी कर चुका है। इसके पीछे दलील सैन्य युद्ध अभ्यास की दी गई है। चीन की सरकार की तरफ से जो आदेश है उसमें 2 अगस्त से 6 अगस्त तक दक्षिण चीन सागर में रास्ता प्रतिबंधित रहने का ऐलान कर दिया गया है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? तारीख। चीन ने दक्षिण चीन सागर में युद्ध अभ्यास के नाम पर 2 से लेकर 6 अगस्त तक आवाजाही रोक दी है और ये वही तारीख है जिस दौरान नैन्सी पेलोसी दौरे पर है और दौरे का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक इन्हीं तारीखों के बीच वो ताइवान के आसपास से गुजरेंगे। अब इसे आप मैप के जरिए समझिए। आज 1 अगस्त को नैन्सी पेलोसी सिंगापुर में मौजूद है, मैप पर आपको दिखाई दे रहा है। कल यानी 2 अगस्त को वो मलेशिया पहुंच जाएंगी। इसके बाद 3 और 4 और फिर 5 अगस्त को वो दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर रहेंगी। फिर आती है 2 तारीख जब वो मलेशिया से दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो जाएंगी। उनका विमान दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर से इस वक्त होकर गुजरेगा। इसी दौरान रास्ते में ताइवान भी पड़ेगा। माना यह जा रहा है कि दक्षिण कोरिया के रास्ते में वो ताइवान में रुक सकती है और इसीलिए चीन ने बेहद शातिर तरीके से नैन्सी के दौरे की तारीखों के बीच ही युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया और रास्ता बंद करने का ऐलान कर दिया। जाहिर है चीन लगातार धमकी और उकसाने वाली हरकत कर रहा है, लेकिन अमेरिका बहुत हद तक चुप है और इसी वजह से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या अमेरिका चीन की धमकी से डर गया है?
दूसरा ये कि अमेरिका जंग जैसे हालात क्या नहीं बनने देना चाहता है। तीसरा कदम और तीसरा सवाल माफ कीजिएगा ये है कि अमेरिका चीन से सीधी टक्कर लेने से क्या बच रहा है। चौथा ये कि क्या किसी बड़े पलटवार की तैयारी में है अमेरिका। अमेरिका की चुप्पी किसी बड़ी जंग की आहट है। सवाल और भी हैं, लेकिन अमेरिका ने संयम इस वक्त बना रखा है। चीन धमकी देने से रुक नहीं रहा है। आकाश से लेकर पाताल तक आप देख लीजिए, सिर्फ धमकी नहीं, जंग का नगाड़ा भी बजा रहा है। और आप देखिए कैसे। एक तरफ अमेरिका के हाउस स्पीकर का विमान गिराने की धमकी, दूसरी ओर ये शक्ति प्रदर्शन। चीन जंग की धमकी के साथ ही जल, थल और नभ में अपनी ताकत का जोर भी दिखा रहा है। उसने इस यात्रा विवाद के बीच एक के बाद एक कई सारे वीडियोस जारी किए हैं। ये वीडियोस सेना, नौसेना और वायुसेना के अभ्यास का है। दरअसल 1 अगस्त को चीन आर्मी डे मनाता है, लेकिन इस बार वो आर्मी डे के बहाने धमकाने और ललकारने का वीडियो जारी कर रहा है। चीन की इस धमकी पर अमेरिका शांत नजर आ रहा है और ऐसी ललकार पर चुप्पी से अमेरिका की ही जानी मानी हस्तियां नाराज हो गई हैं। चीन की धमकी के आगे हमारा देश जिस तरह झुकता नजर आ रहा है, वो हमारी कमजोरी को दिखाता है। इससे बहुत गलत संदेश जाएगा। जब हम चीन की ललकार का जवाब नहीं दे सकते, तो ताइवान जैसे दूसरे देशों को कैसे सुरक्षा का भरोसा दे सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि नैन्सी पेलोसी ताइवान जाती हैं या नहीं। और अमेरिका के रुख से यही लग रहा है कि अगर उसने कोई गुप्त रणनीति नहीं बनाई है, तो वो ताइवान नहीं जा रही है। ऐसी स्थिति में अमेरिका की छवि दांव पर है। यदि अमेरिका के द्वारा नैन्सी पेलोसी की ये विजिट नहीं कराई जाती है, तो इसका ये आशय कदापि नहीं होगा कि ये अमेरिका का बैक डाउन है। जाहिर है कि अमेरिका कोई भी आने वाला जो कदम है, वो सारी असेसमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, सारी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ताइवान के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही लेगा। अमेरिका भले ही जुबानी तौर पर चुप है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो एक्शन में नजर नहीं आ रहा है। उसने भी अपने सैन्य बेड़े को अलर्ट किया है, लेकिन ये अटैक है या डिफेंस, ये कहना मुश्किल है। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपना 7वां बेड़ा सक्रिय कर दिया है। साथ ही पेलोसी के विमान को एस्कॉर्ट करने के लिए फाइटर जेट लगाए गए हैं। विमान वाहक युद्धपोत USS रोनाल्ड रीगन को सिंगापुर से दक्षिण चीन सागर में तैनात किया गया है। सबमरीन को मदद देने वाला जहाज मलेशिया पहुंच गया है और चीन में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को आपात नंबर जारी किए हैं। अमेरिका की ये तैयारी इस बात का इशारा कर रही है कि वो भी चुप नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी गुपचुप है। इसीलिए सवाल ये है कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची तो क्या होगा। चाइना इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि चाहे वो अमेरिका हो या विश्व के अन्य जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हो, वो लगातार चाइना के विरुद्ध अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपनी डिफेंस पोस्चर को वो सशक्त और मजबूत करते जा रहे हैं। और ऐसे में यदि चाइना के द्वारा ताइवान के विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई की जाती है, कोई हमला किया जाता है, तो उसके विरुद्ध अमेरिका और विश्व के अन्य जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। चीन ताइवान को अपना प्रांत बताता है। 1949 में जब माओ ने चीन में तख्तापलट किया, तो सत्ताधारी पार्टी कुमिंगटांग ताइवान से निर्वाचित सरकार चलाने लगी और उस दौरान ताइवान को ही असली चीन माना गया। चीन उसी इतिहास के आधार पर ताइवान को अपना बताता रहा है, जबकि ताइवान का दावा है कि तख्ता पलट से पहले तक तो वो चीन का हिस्सा था, लेकिन अब नहीं। और इस विवाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, ये ABP न्यूज के सूत्रों के हवाले से मिल रही है। एक्सक्लूसिव जानकारी है। चीन की धमकियों को नजरअंदाज करती हुई नैन्सी पेलोसी कल ही ताइवान पहुंच रही है। उनकी यात्रा को लेकर ताइवान में तैयारियां चल रही है। यहां तक कि नैन्सी पेलोसी के मुलाकात जो है वो ताइवान के जिन जिन नेताओं से होनी है,
उन्हें भी सूचित कर दिया गया है। ताइवान की सेना ने भी पेलोसी की यात्रा के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी है। हम ताइवान के न्यूज चैनल TVBS के विदेश और सैन्य मामलों की संवाददाता थिंग ल्यू और वहां मौजूद रणनीतिक मामलों की जानकार सना हाशमी से बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। Is Nancy Pelosi visiting Taiwan? Are the Taiwanese authorities preparing for her visit, or you think that she is going to give it a miss? Hello, Premier, and hello to your audience in India. Really, thank you for speaking to me. I would say that the situation now, it is very dynamic and it is very fluid. But from what we have known is that Nancy Pelosi is probably going to visit Taiwan, and the earliest that she may arrive in Taiwan is tomorrow night, and that is the 2nd of August, after she concluded her visit to Malaysia. So I would say that the officials in Taiwan, it's definitely preparing. तो सुन लिया आपने। मास्टर स्ट्रोक में अब आगे बढ़ते हैं। गुजरात ATS और इंडियन कोस्ट गार्ड की कार्रवाई की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचानी है जिसने पाकिस्तान के ड्रग मनी से चलने वाली इकोनॉमी को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। बर्बाद देशों में ही सबसे ज़्यादा अवैध धंधे होते हैं। पाकिस्तान भी ग्लोबल ड्रग स्मगलिंग का ट्रांजिट हब बन चुका है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात के रास्ते भारत में ड्रग्स भेजता रहा है। पाकिस्तान राजस्थान और जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बलों ने उसके अब सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। गुजरात ATS ने बीते 2 सालों से बहुत बड़े और कड़े कदम उठाए हैं। वो क्या है, उस पर नजर डालिए। रात के अंधेरे में समंदर के जरिए पाकिस्तान में बैठे ड्रग्स माफिया काला धंधा करते हैं। रात के अंधेरे में नावों में भरकर भेजी जाती है हजारों करोड़ों की ड्रग्स। लेकिन ड्रग्स के काले धंधे में लगी इन नावों पर अब भारत के पहरेदारों की पैनी नजर है। गुजरात के इंटरनेशनल मरीन बॉर्डर लाइन पर जब रात गहराती है तो गुजरात ATS और इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम कुछ इसी तरह हरकत में आ जाती है। पाकिस्तान के कराची से नावों के जरिए गुजरात तक ड्रग्स भेजी जाती है, लेकिन भारतीय सीमा में घुसते ही पाकिस्तान के ड्रग्स तस्कर रंगे हाथ धर दिए जाते हैं। गुजरात ATS और कोस्ट गार्ड की सर्च लाइट के घेरे में खड़ी ये पाकिस्तानी नाव है। पाकिस्तान से आने वाली ड्रग्स के खिलाफ गुजरात पुलिस ने बड़ी मुहिम छेड़ रखी है। कई महीनों से समंदर में ऑपरेशन एंटी नार्कोस चलाया जा रहा है। जैसे ही रेड टीम को अंधेरे में किसी संदिग्ध नाव पर शक हुआ, फ्लेयर चलाकर समंदर में रोशनी कर दी जाती है। इसके बाद नाव को घेरकर ड्रग तस्करों को दबोच लिया जाता है।
इस बार भी सर्च ऑपरेशन और रेड बहुत तेज कर दी गई है। पाकिस्तान से आने वाली हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। लगातार धरपकड़, जान जाने का खतरा, माल पकड़े जाने का जोखिम, कुछ ऐसी ही पाकिस्तान में बैठे ड्रग्स तस्करों की हालत हो गई है। अब उन्हें तस्करी के लिए लोग ही नहीं मिल रहे हैं। वो जितने भी हो सकता है, आपको तो पता है खुद भी, और ये जामनगर और राजकोट, पोरबंदर, ये 200 मील दूर हैं, ज़्यादा भी नहीं, 180-200 मील दूर हैं। उसने बोला भाई यहाँ बिल्कुल नामुमकिन है, इसमें 1% भी बचने का चांस नहीं है। बोला 1% भी बचने का चांस नहीं है, ठीक है ना। ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि यहाँ से 1% बच के जाए। बोला पैसे किसे अच्छे नहीं लगते, लांच, लोग, माल पहुँचेगा तो किसी को मिलेगा तो पैसे मिलेंगे ना, लोग बचेंगे तो ये काम करेंगे। पाकिस्तान से चलने वाले ड्रग कार्टेल में गुजरात ATS और कोस्ट गार्ड का कितना गहरा खौफ है, वो सुनिए। तो ये हालात हैं, बाकी आप तो खुद समझदार हो, जानते हो सब चीज़ों से, थोड़ा बहुत वाकुफ़ हो इस इलाके के बारे में। वो हमारे ईरान की जो लांचें ना बड़ी ख़तरनाक हो गई आज। सिर्फ एक रूट जो है वो ही उनके लिए बचा हुआ है, वो भी बच के निकलना उनका। ये रूट तो नामुमकिन है, भाई को बता दो, ठीक है ना। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी ये काम को इस हिसाब से छोड़ दे। और अभी तो आपको वो सारे बड़े ऑपरेशंस भी दिखाने हैं जो हिंदुस्तान के नौजवानों ने किए हैं, जाबाजों ने किए हैं, और इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी पाकिस्तान के ड्रग माफियाओं की। तो अब इंटरनेशनल ड्रग्स माफियाओं पर भारत ने जो चोट की है, उस खबर को और तफसील से आप तक पहुंचाती हूँ। भारत में अपना माल पाकिस्तानी ड्रग्स माफियाओं की साझेदारी में पाकिस्तान के ड्रग्स माफिया भेज रहे थे, वो सब डरे हुए हैं। गुजरात पुलिस के कुछ बड़े ऑपरेशंस के बारे में अब आपको जानना चाहिए। गुजरात ATS ने कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर 9 पाकिस्तानी ड्रग्स माफियाओं को धर दबोचा है। अल हज नाम की नाव से 280 करोड़ रुपए की 56 किलो हेरोइन जब्त की गई है। ड्रग्स की खेप लेने वालों की जानकारी भी पकड़े गए पाकिस्तानियों से ही मिली है। ड्रग्स की खेप लेने वालों की तलाश में मुजफ्फरनगर, शाहीन बाग, जामिया नगर में रेड मारी गई। माफिया राजी हैदर इमरान और अवतार सिंह को 1500 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। अगला बड़ा ऑपरेशन जिसमें पाकिस्तान के 6 माफिया अल हुसैनी बोट से पकड़े गए, इसमें 385 करोड़ रुपए की 77 किलो हेरोइन जब्त की गई। अगला बड़ा ऑपरेशन रहा गुजरात के मोरबी से शमसुद्दीन नाम के शख्स के घर से 118 किलो हेरोइन को जब्त करना। और इसी तरह पाकिस्तान में वो तमाम ड्रग माफिया जो अब तक पैसा कमाकर आतंकवाद में कहीं ना कहीं दिया करते थे, उन पर बहुत गहरी चोट हुई है। हम लौट रहे हैं, आप देखते रहिए ABP न्यूज़। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।